तो हेलो विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्या है, तो उत्तल दर्पण। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो यानी कि हम लोग अवतल दर्पण यानी कि प्रकाश से लेकर अवतल दर्पण तक सारी चीज़ें को कंप्लीट कर लिए, एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं। अगर जो लोग इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया पीछे वाले वीडियो जाकर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक टू मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं, एक एक पॉइंट को क्या किए हैं उसमें मेंशन किए हैं और अच्छे तरह से समझाने का प्रयास भी किए हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो आज का हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, इससे पहले अब और आपको इसके बाद जो है दो टॉपिक आपको बच जाएगा, एक बच जाएगा, वो बचने वाला नहीं था, इसमें भी हम पढ़ा सकते थे लेकिन इसलिए इसमें नहीं पढ़ाए क्योंकि उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों का होता है। एक होता है चिन्ह परिपाटी से लेकर कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, और दूसरा बच गया है एक दर्पण सूत्र और फोकस दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, हम उसके बारे में चर्चा तो कर दिए हैं लेकिन उसको सोचे हैं, बोले भी हैं बच्चों से कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसको आप अच्छी तरह से उसको भी प्रूव करिएगा। जैसे F बराबर R/2 होता है, ठीक है, या R बराबर 2F होता है, उसको सिद्ध करना। इसके बाद दर्पण सूत्र 1/V + 1/U वाला वो जो दर्पण सूत्र होता है उसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में सिद्ध करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा सेशन जो भी चल रहा है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो पर इसी तरह से कंटिन्यू बने रहिए और आप लोग अच्छे तरह से अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए एकदम अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का उत्तल दर्पण। ठीक है, इससे पहले उत्तल दर्पण का हम डिफिनेशन बता दिए थे। ठीक है, कौन सा, जो गोलीय दर्पण का टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसमें उत्तल और अवतल दोनों के बारे में विधिवत चर्चा किए हैं। फिर भी जब फिर एक बार आ गया तो उसका फिर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का आप हेडिंग देख रहे हैं। उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कन्वेक्स। इससे बतलाए थे हम कि जब भी उत्तल दर्पण की बात है तो आप इससे याद कीजिएगा उत्तल यानी कि उठल। किससे? उठल से आप याद कीजिएगा तो आपको उत्तल कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, उसी तरह अवतल का भी बताए थे कि उसका इंग्लिश होता है कनकेव। तो केव मीन्स गुफा होता है और गुफा हमेशा अंदर की तरफ होता है। गुफा क्या होता है? हमेशा अंदर की तरफ होता है। तो अंदर की तरफ जब भी होगा तो उससे याद कीजिएगा अवतल दर्पण को। ठीक है, हमें लगता है कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे और आप अच्छी तरह से बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यानी कि जब उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उसका परिभाषा का भी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का परिभाषा देखिए बहुत तरह से हम दे सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि खोखले गोले का वह भाग, खोखले गोले का वह भाग जिसका जो अंदर किसकी ओर, अंदर की ओर तो अवतल दर्पण हो गया, बाहर की ओर उठा हुआ खोखले गोले का वह भाग जो बाहर की तरफ उठा हुआ या उभरा हुआ प्रतीत हो या दिखाई दे उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन से दर्पण कहते हैं बाबू? तो उत्तल दर्पण। एक बार फिर एक और डिफिनीशन हम लिखे हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वैसे दर्पण जो बाहर की तरफ उठा हुआ उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। किस तरफ? तो बाहर की तरफ उठा हुआ है। यानी कि हम इसमें साफ साफ फिर एक बार समझ लिए कि जब भी उत्तल दर्पण की चर्चा किया जाए तो हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए कि उत्तल यानी कि उठल। उत्तल का मतलब उठल, और उठा हुआ चीज़ हमेशा क्या रहता है? बाहर की तरफ होता है। तो उठल से उत्तल याद कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ परिभाषा आप लोग अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो वैसे दर्पण जो बाहर की तरफ उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इस उत्तल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं, जिस तरह से अवतल की विशेषताएं थी कि ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में उसके उपयोग को देखेंगे। इसके बाद उत्तल अवतल को अंतर के बारे में देखेंगे, उत्तल अवतल में अंतर क्या है। ठीक है, क्योंकि आज ये टॉपिक समाप्त होने वाला है, बस दो टॉपिक आपका है। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर हम चलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो भी टॉपिक हमारा बनता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर पढ़ेंगे कब? जब चिन्ह परिपाटी आपको पढ़ा लेंगे तब, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में ही सारा खेल है और उससे ही न्यूमेरिकल आपको बनेगा कि कब U निगेटिव हो रहा है, कब V पॉजिटिव हो रहा है, कब फोकस दूरी निगेटिव हो रहा है, कब फोकस दूरी पॉजिटिव हो रहा है। तो ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते रहता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो पहला इसकी विशेषता कहता है कि इसकी देखिए फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है। देखिए आगे ना कन्फ्यूजन, जब अवतल दर्पण हम लोग पढ़े थे तो उसमें चर्चा किए थे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है और इसमें आगे उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से धनात्मक हुआ, किस तरह उसमें ऋणात्मक हो रहा था, इसकी चर्चा हम चिन्ह परिपाटी में करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक इतना आप समझिए कि
उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किससे होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है यह किसी वस्तु का कैसा इमेज बनाता है? सीधा, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि इसमें हम इतना बात हम कन्फर्म समझ गए कि जब भी उत्तल दर्पण की चर्चा किया जाएगा, जब भी उत्तल दर्पण की बात किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमेशा हमारा सीधा प्रतिबिंब देगा, इसके बाद आभासी देगा। आभासी कहने का मतलब काल्पनिक देगा, यानी कि वास्तविक इसमें बनने वाला नहीं है। इसके बाद ये बड़ा नहीं, छोटा इमेज देगा, यानी कि वस्तु से छोटा देगा। वस्तु मान लेते हैं कि वस्तु हम इतना बराबर रखें, इतना बराबर, यानी कि इससे कहीं ना कहीं हमको छोटा इमेज प्राप्त होगा, यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमको। ठीक है, कहीं ना कहीं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, आप समझ गए। यानी कि पहला कंडीशन समझे कि इसमें फोकस दूरी निगेटिव होता है। दूसरा का समझे कि इसमें जब भी प्रतिबिंब बनेगा, कौन सा बनेगा? तो क्या बनेगा? तो पहला नंबर बनेगा क्या? सीधा बनेगा। आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जब भी हम कल्पना करते हैं तो कल्पना को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते हैं, कल्पना हमेशा हम सीधा करते हैं कि इस देश के राज्य बन जाते हम, तो ये कल्पना हमारा सीधा है। क्या है हमारा बाबू? सीधा कल्पना है। ठीक है, इतना हमको धन मिल जाता है तो हम पूरा धनवान हो जाते हैं, तो ये कल्पना सीधा है। यानी कि जब भी हम सपना देखते हैं तो हमेशा गलत नहीं होता है, यानी कि सीधे डायरेक्शन में होता है। इसीलिए हम बोले हैं कि कल्पना हमेशा सीधा होता है। तो कल्पना से हमेशा क्या कीजिएगा? सीधा याद कीजिएगा। और जब भी वास्तविक की बात किया जाए तो वास्तविक हमेशा उल्टा इसलिए हो जाता है कि हम सोचते हैं कि ये करें लेकिन कर नहीं पाते हैं, यानी कि वास्तव में वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो उल्टा हमेशा होता है। ठीक है, चलिए इतनी बातों को याद रखिएगा अपने जहन में, दिमाग में। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी वस्तु का क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, चलिए अगले को बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसके भीतरी सतह पर कलई होता है। यहाँ तक समझ लिए। अभी हम इसमें बनाए हैं तो इसमें पूछेंगे आपसे कि ये कौन सा दर्पण बनाए हैं, ये बनाए हैं तो पूछेंगे आपसे कि ये कौन सा दर्पण बनाए हैं। तो अब तक आप कंफ्यूज होंगे कि ये उत्तल है कि अवतल है कि समतल है कि क्या है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही इसको पढ़ें कि जो उत्तल दर्पण है उसको भीतरी सतह जो है, भीतरी सतह यानी कि ई वाला बाहरी सतह हो गया और ये वाला भीतरी सतह हो गया, यही ना भीतरी सतह होगा। एक बाहरी सतह और ये क्या है? भीतरी सतह। तो भीतरी सतह पर कलई किया हुआ है, यानी कि पेंट किया हुआ है। इसी को हम लोग पॉलिश किया हुआ कहते हैं। ठीक है, पेंट, पॉलिश, कलई यानी कि सारी चीज़ें क्या हैं? ये रहता है। तो कहाँ रहता है बाबू? तो इसमें रहता है अंदर की ओर। तो कर देते हैं अंदर की ओर, यानी कि हमारा जो कन्फ्यूजन यहाँ पर था वो हम समाप्त कर दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी दिमाग का कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की जब भी चर्चा किया जाएगा तो उसमें कलई यानी कि अंदर की ओर होता है। अच्छा एक बात बतलाइए, एक बात हम आपसे पूछना चाहिए कि जो इसमें कलई किया होता है कोई भी दर्पण का जो कलई किया होता है शीशा का, तो कौन सा दर्पण माने कलई किससे किया जाता है? ठीक है, पॉलिश किससे किया होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो पॉलिश किया होता है वो किससे होता है। तब कल हम आपको बताएंगे कि किससे पॉलिश होता है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, तो ये इतना तक समझ गए कि जब भी उत्तल दर्पण की चर्चा किया जाएगा तो पेंट हमारा कब होगा? अंदर की ओर। पेंट कहाँ होगा? तो बाबू अंदर की ओर होगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि जो कलई होता है वो किसका कलई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो उत्तल दर्पण है उसका उपयोग, अब उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। विशेषता हम लोग अच्छे तरह से समझ लिए। विशेषता में हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी तरह का डाउट हुआ होगा। फिर भी अगर डाउट होना जायज़ है, अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पर डाउट हमें लग रहा है। ठीक है, उसको डाउट को क्लियर करने का प्रयास हम पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसका उपयोग। उपयोग कहता है, पहला उपयोग कहता है, उपयोग का मतलब कि इस दर्पण का कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग का मतलब यही हुआ। तो आप लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के देखे होंगे कि बाइक चला रहे हैं। बाइक से समझिए, बाइक से पहले टू व्हीलर, इसके बाद हम चलेंगे किस पे? फोर व्हीलर पर। ठीक है, अब ये बात मत कीजिएगा कि सर सिक्स व्हीलर 8 व्हीलर, पहले 2 4 से समझिएगा तो 6 8 भी समझिएगा। ठीक है, पहले आप बाइक से समझिए। जब भी आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में दोनों तरफ शीशा लगा होता है। तो शीशा चेहरा साफ करने के लिए नहीं, और ना ही आपको स्टाइल मारने के लिए दिया जाता है, और ना ही गाड़ी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए देता है। एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी सामान या कोई भी पार्ट्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी चीज़ में लगा होता है तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग ही होता है।
ठीक है, उसका फैशन के रूप में नहीं होता। हाँ, फैशन के रूप में कह सकते हैं कब, जब गाड़ी को मॉडिफाई करा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, ये रेसर स्पोर्ट इस तरह का कोई भी स्टिकर लगा रहे हैं, तब वो मॉडिफाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी कोई चीज़ दे रहा है, कोई चीज़ उसमें लगा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रहा है, तो समझिए कि उसका कहीं ना कहीं उपयोग है। तो आप लोग समझ जाइए कि कितने लोग होते हैं कि जो बाइकवा होता है ना, उसका शीशा देता है कंपनी, लेकिन शीशा खोलकर उसमें दूसरे डिज़ाइन का कुछ ना कुछ लगाते हैं। तो बाबू रे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा उसका उपयोग है। तो इसका उपयोग किस लिए है, आइए आज हम इस चैप्टर के माध्यम से समझ रहे हैं। तो उसका उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, क्योंकि वो साइड में लगा होता है। तो साइड मिरर का मतलब पश्च दृश्य, उसका हिंदी का हुआ पश्च दृश्य। पश्च का मतलब पीछे और दृश्य का मतलब देखने वाला, यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए, जो बाइकों में दोनों साइड लगा रहेगा ना, तो इसलिए होता है कि जब भी आप बाइक चला रहे हैं, मान लेते हैं कि आप बाइक को साइड लेना है, ओवरटेक करना है, आपको साइड चाहिए, आगे में गाड़ी है, तो आप पीछे की गाड़ियाँ को देखेंगे तभी ना आप साइड लेंगे। पीछे की गाड़ी को देखेंगे तभी ना आप साइड लेंगे कि गाड़ी मेरा नज़दीक है कि दूर है कि कहाँ है कि नहीं है कि फ्रेश है, तो हम लोग ओवरटेक करते हैं या साइड लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यानी कि पश्च दृश्य, पीछे की दृश्य को देखने के लिए उसका उपयोग होता है, किसका, तो उत्तल दर्पण का। इसीलिए बाइक में दोनों तरफ लगा होता है। अगर दाहिने का देखना होगा तो दाहिने वाले शीशा से देख लेंगे, बाएं का देखना होगा तो बाएं वाला शीशा से देख लेंगे। उसी तरह से उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक और एग्जाम्पल इस तरह का होता है कि मान लेते हैं कि हम 4 व्हीलर पर आते हैं, और 4 व्हीलर पर आए तो 2 व्हीलर तो नहीं है कि इसे झाँकियों लिए, इस तरह से झाँक लिए, झाँक के देख लिए कि गाड़ी नहीं है। 4 व्हीलर का शीशा लॉक रहता है। जब भी आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो शीशा लॉक रहता है। तो शीशा लॉक रहता है तो बार बार इस तरह से नहीं ना झाँकिएगा, झाँकिएगा पता चलेगा गाड़ी स्पीड में है, इधर उधर स्टीयरिंग हुआ, बस गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा। इसलिए क्या होता है कि देखे होंगे कि गाड़ी के बगल में भी किसका प्रयोग होता है, साइड मिरर का ही प्रयोग होता है, क्योंकि उसको क्या करता है, पीछे की जो भी गाड़ियां हैं उसको देखता है। एक चीज़ और आपको इसमें बताने का प्रयास करेंगे कि जब भी हम पीछे की वस्तु को देखते हैं तो आप इसमें बताइए कि उसका इमेज जो है, इमेज किस तरह का बनाएगा, बड़ा बनाएगा, छोटा बनाएगा, या माने उसी तरह का जितना है उतना ही बनाएगा। तो आप बताइएगा। तो आप लोग तुरंत अभी पढ़े हैं कि जब भी उत्तल दर्पण की चर्चा की जाए तो हमेशा सीधा तो बनाएगा, आभासी बनाएगा, क्योंकि आभासी इसलिए बनाएगा कि उसको हम प्रतीत कर सकते हैं, और तीसरा छोटा बनाएगा। अगर वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बना देगा, तो पता चलेगा कि हम एक्सीडेंट कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे। मान लेते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, अब बड़ा इमेज बनाया, लग रहा है कि गाड़ियाँ जरिए आ गया, ठीक है। इसीलिए उत्तल दर्पण में बाबू हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ताकि उस शीशा में जो शीशा लगा रहता है साइड के रूप में, उस शीशा में उस गाड़ी का पूरा इमेज दिखाई दे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसको अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो किस में, तो गाड़ी के पश्च दृश्य में या साइड मिरर में भी इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग, उत्तल दर्पण का, ठीक है। चलिए, तो गाड़ी के साइड मिरर या पश्च दर्पण के पश्च दृश्य के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है कि स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट आप लोग कहिए कि स्ट्रीट लाइट क्या होता है, स्ट्रीट लाइट क्या होता है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट क्या होता है, मान लेते हैं कि ये आपका है खंभा, ये हो गया खंभा आपका। फिगर थोड़ा इधर उधर होगा तो चलिए मैनेज कर लीजिएगा। ये हो गया आपका खंभा, और यहाँ से हम बना दिए इस तरह का। आप लोग देखे होंगे कि आपको मिलेगा, आपको कहाँ पर, आपको मिलेगा मार्केट में देखने को, कहाँ पर, चलिए, और इस तरह का आपका लाइट लगा होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का आपका लाइट लगा रहता है, और इसको आप देखे होंगे मार्केट में, यानी कि बाज़ार में देखे होंगे, गली में देखे होंगे, इसके बाद चौक चौराहे पर देखे होंगे, इसके बाद गाड़ी को बीचों बीच जो बैरिकेडिंग वाला होता है उस पर देखे होंगे लाइट एक इस तरफ से, एक लाइट इस तरफ से, यानी कि इस तरह और इस तरह से देखे होंगे आप, इस तरह से और इस तरह से दोनों तरफ इसे लाइट लगा रहता है, इस तरह से लाइट देखे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखे होंगे, ठीक है।
आपके चौक चौराहे बैरिकेटिंग यानी कि जो भी बीच के डाइवर्सन होता है, गाड़ी को इधर उधर बांटने वाला, उसमें भी आप लगा रहता है बीच में, ठीक है। तो इसमें भी किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यही है स्ट्रीट लाइट, इसी को कहते हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट यानी कि उसमें भी किसका प्रयोग, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो पहला हम उपयोग समझे कि गाड़ी के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण, यानी कि इसमें सभी का उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब हम समझेंगे क्या, उपयोग तो समझ लिए, अब समझेंगे उत्तल अवतल में अंतर, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किस तरह का अंतर आएगा, हमको परीक्षा में लिखने के लिए आ जाएगा तो किस तरह से हम दे देंगे। देखिए इसमें अगर आप लोग उत्तल अवतल दर्पण को अच्छे तरह से समझे होंगे तो इसमें देखिए 2 नंबर का भी आएगा तो लिख दीजिएगा, 2 नंबर का आया तो 2 पॉइंट लिख दिए, चाहे 3 लिख दिए तो आपका काम बन गया, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर 2 नंबर का नहीं तो 5 नंबर का पूछे, जब 5 नंबर का पूछेगा तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा दोनों का, यानी कि 5 को इसका और 5 को इसका। तो चलिए उसके अंतर के बारे में समझ लेते हैं, और जैसे अंतर को समझ लेंगे इसके बारे में उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए बाबू, तो स्ट्रीट लाइट यहाँ पे ये हो गया। अब हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर हमको बताना है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण की विशेषता या उपयोग कह सकते हैं उसको लिखेंगे, यहाँ पर अवतल दर्पण की विशेषता और उपयोग को लिखेंगे। यही हुआ अंतर कि क्या कह रहा है उत्तल और क्या कह रहा है अंतर अवतल, ठीक है। तो चलिए उत्तल से स्टार्ट करते हैं। उत्तल कहता है कि यह बाहर की ओर क्या होता है, उठा हुआ होता है। अभी चर्चा की है इसकी परिभाषा में, इसकी परिभाषा कहता है ना कि उत्तल दर्पण हमेशा बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, तो उसी तरह उसका अपोजिट हो जाएगा, अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है। पहला इसका क्या हुआ, अंतर हुआ। दूसरा अंतर कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी ना पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाबू तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरह से इसको समझिए, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, केवल काल्पनिक बनते हैं, केवल काल्पनिक। यहीं पर न पढ़े कि उत्तल दर्पण में सीधा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण में कैसा, काल्पनिक, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब। आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे, पिछला वीडियो में जब हम प्रतिबिंब की स्थिति बताए थे तो एक स्थिति में कहाँ, जब वस्तु को हम रख रहे थे, कहाँ पर रख रहे थे, ये दर्पण हो गया, और जब वस्तु को P और F के बीच रख रहे थे, P और F के बीच यहाँ पर वस्तु को रखे तो हमारा दर्पण का जो प्रतिबिंब बना, दर्पण का जो प्रतिबिंब बना यहाँ पर बना, कहाँ पर बना बाबू, तो पीछे में बना, पीछे में बना। तो एक तरह काल्पनिक हो गया और बाकी सब में इधर बना, यानी कि वास्तविक बना। तो हम यहाँ पर ये भी चर्चा किए थे कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह। यहाँ से क्वेश्चन आपको दे देगा कि वो कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का बनता है, तो आप लोग कहिएगा कि उत्तल, ठीक है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। जैसे ही चैप्टर आपका ख़त्म होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए हम लाएंगे, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में तथा स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अभी तुरंत पढ़े हैं कि गाड़ी का साइड मिरर के रूप में क्या होता है और स्ट्रीट लाइट में होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है। ये गाड़ी के साइड मिरर और हेडलाइट क्या होता है, तो हेडलाइट की भी चर्चा किए थे कि गाड़ी में जो लाइट जलता है ना, तो लाइट में देखेंगे कि आप एक उजला कलर के कटोरी के जैसा अंदर रहता है, उसके बाद उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है, ठीक है। तो जो कटोरिया का शेप है ना, तो अंदर की ओर ना है, तो जब बतलाए हैं कि जब भी अंदर की ओर होगा तो क्या होगा, अंदर की ओर होगा तो अवतल दर्पण होगा, तो वही हुआ अवतल दर्पण। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण और गाड़ी के हेडलाइट में तो अवतल दर्पण, ठीक है बाबू। अब देखिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, किसको, उत्तल दर्पण को। अपसारी के मतलब ये जो है, अपसारी के मतलब क्या समझे थे, अपसारी यानी कि बाहर की जो किरणों को क्या करें, फैलाए, बाहर की ओर किरणों को फैलाए। यही ना अपसारी का डिफिनेशन था कि किरणों की बाहर की तरफ क्या करें, फैलाए, उसे हम अपसारी कहते हैं। अपसारी किरण पुंज पढ़े थे ना, अभिसारी, अपसारी और समानांतर किरण पुंज, तो यही तो है अपसारी।
यही तो अपसारी, यानी कि उत्तल दर्पण में किरणें बाहर की तरफ फैलती है, इसीलिए ना स्ट्रीट लाइट में लगाते हैं हम उत्तल दर्पण को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को क्या करें, दूर फेंके, ताकि जितना भी रोड हो चाहे गली हो ज़्यादा से ज़्यादा उजाला हो या प्रकाशित हो, ठीक है। इसीलिए उसमें उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अपसारी दर्पण के बारे में समझ लिए। अब कहता है अवतल दर्पण कि इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। किसको? तो अवतल दर्पण को। अभिसारी का मतलब, तो अभिसारी का मतलब यहाँ पर समझा रहे हैं, ये एक बिंदु पर अपने प्रकाश को क्या करेगा, एक बिंदु पर लाकर छोड़ेगा, एक बिंदु पर लाकर छोड़ेगा। अब एक बिंदु क्या होता है, एक बिंदु पर, तभी तो आप लोग पढ़े थे कि सौर भट्टी या सौर कुकर में इसका उपयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का। काहे कि सूर्य का प्रकाश जो है, उस सूर्य का प्रकाश को एक जगह क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, जिससे हम लोग का क्या बन रहा है, खाना बन रहा है। तो आप लोग को अच्छे तरह से दिमाग में समझ गए होंगे कि किस लिए ये अपसारी हो रहा है और किस लिए ये अभिसारी हो रहा है। ये अपसारी हो गया, किरणों को फैलाएगा, अभिसारी और अपसारी किरणों को एक जगह समेटेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमें नहीं लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझे होंगे। पूरा अच्छी तरह से हम समझाने का अपनी तरफ से प्रयास किए, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर, ठीक है। अब देखते हैं बाबू कि जब हम पढ़ लिए, इसका परिभाषा पढ़ लिए, विशेषता पढ़ लिए, उपयोग पढ़ लिए और इसके बारे में अंतर जो पढ़ लिए दोनों में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट एक कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि उत्तल दर्पण में जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब पढ़े थे कि किस तरह से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह से हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किए। तो देखिए, उत्तल दर्पण में बस दो कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, दो कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि हम लिख दिए हैं, पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर रखा जाए तब, और दूसरा कंडीशन जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए तो, ठीक है। उसको आइए समझते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ से हम मिटा देते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, स्ट्रीट लाइट भी आप बना लीजिएगा, साइड मिरर बना लीजिएगा, सौर भट्टी, सौर कुकर, ये सारी चीज़ें को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ताकि आपका नोट्स खूबसूरत लगे, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पर दर्पण को मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण है ना, तो ऐसे तो हम चर्चा कर लिए हैं, लेकिन फिर एक बार चर्चा कर देते हैं कि उत्तल दर्पण में केंद्र किधर होगा, तो इधर होगा, और ए पी किधर होगा, इधर होगा। इसको क्या बोलते हैं, तो बाबूरे पोल बोलते हैं। इसको पोल बोलते हैं ना, इसको पोल बोलते हैं। तो अब आइए इस पर समझते हैं। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि अंदर की ओर इसको पॉलिश कर दिए, पेंट कर दिए और कलर भी कर दिए, ठीक है। तो कहता है पहला कि जब वस्तु अनंत पर रखा जाए तब, तो जब वस्तु अनंत पर, यही ना अनंत है, मान लेते हैं कि ये अनंत है, अनंत से किरणें आपतित हो रही हैं, अनंत से किरणें आपतित हो रही हैं, हम भी आपतित कर रहे हैं। अनंत से किरणें को आपतित किए, अनंत से किरणें को आपतित किए। तो जब भी कोई किरण आपतित होगा, जब भी कोई किरण आपतित होगा, यहाँ पर थोड़ा नीचे बनाते हैं, ठीक है। जब भी कोई किरण का होगा, आपतित होगा, यानी कि जब भी कोई किरण का होगा, आपतित हुआ, आपतित के मतलब आया, जब भी कोई किरण आया किसके, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगा तो दर्पण से जब भी टकराएगा और टकराने के बाद परावर्तन होगा, यानी कि कहीं ना कहीं मुड़ेगा। तो मुड़ेगा तो किससे होकर गुजरेगा, तो आप लोग को यह चीज़ फोकस से हम लोग अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं, किससे गुजरेगा, तो फोकस से। यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आया, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आया तो दर्पण से टकराया, और टकराने के बाद जैसे ही मुड़ा तो फोकस होकर गुजरेगा। लेकिन यहाँ पर तो फोकस से नहीं गुजरेगा, क्योंकि यहाँ से किरणें जा रही हैं और जाने के बाद यहाँ आई, लेकिन इधर तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो जाएगी नहीं, तो इसका भी उपाय है, हर चीज़ का उपाय होता है, ठीक है। तो इसका भी माने हम कर दिए परावर्तन। परावर्तन तो समझ लिए कि जैसे ही टकराया, टकराने के बाद दर्पण से टकराया तो परिवर्तन हो गया। लेकिन जब हम कहे थे कि जब भी प्रकाश इसके समानांतर कोई किरण आएगा तो फोकस से ही गुजरेगा, तो फोकस से गुजार देते हैं। अरे वास्तव में नहीं गुजरेगा, लेकिन कल्पना तो हम लोग कर सकते हैं, कल्पना तो हम लोग कर सकते हैं, कल्पना तो हम लोग कर सकते हैं, यानी कि काल्पनिक में गुजरेगा, काल्पनिक में गुजरेगा, ठीक है बाबू। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। कल्पना कर दिए, यानी कि ये गुजर रहा है,
ऐसा हमें प्रतीत होता है। उसी तरह से नीचे भी कोई समानांतर किरणें, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, तो दर्पण के बाद ये परावर्तन होगा, और परावर्तन होगा तो कहाँ से गुजरेगा, तो आप लोग कहिएगा कि जी हम समझ गए। अब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जब आएगी तो हमेशा किससे गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी, तो फोकस से गुजार दिए, यानी कि इसके समानांतर आया तो फोकस से गुजरा। तो जहाँ पर दो किरणें आपस में कटी, जहाँ पर दो किरणें आपस में कटी वहीं पर हमारा क्या प्राप्त हुआ, तो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ये तो आप कल के वीडियो में देखे थे, यानी कि पिछले वाले वीडियो में। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, इसके बाद इसको अच्छे तरह समझिए। अब देखिए, जब समानांतर आई तो दर्पण से परिवर्तन हुई, अब प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कट रही है। उसी तरह ये भी समानांतर आई और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हुई, तो प्रतीत हो रहा है कि फोकस जो है फोकस पर जाकर काट रही है। ठीक है, चलिए अब इसकी स्थिति को देखते हैं। इसकी स्थिति को, प्रतिबिंब कैसे बना, तो पहला प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आप लोग कहिएगा कि जी फोकस पर, फोकस पर, फोकस से पर बन रहा है, यही ना फोकस है, यही ना फोकस है, यहीं पर ना कट रहा है, तो जहाँ कटेगा वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो कहाँ बन रहा है, फोकस पर। दूसरा लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बतलाइए कि वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, तो आप लोग कहिएगा कि जी हमको भुलवा रहे हैं, वास्तविक कहाँ से बनेगा, जब आप डॉट लाइन से डिनोट किए हैं तो ये वास्तविक का सवाल ही कहाँ है, हमेशा कैसे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं काल्पनिक, काल्पनिक। तो काल्पनिक चीज़ें कैसे होते हैं, तो आप लोग हमेशा जानते हैं कि काल्पनिक जब भी होगा तो सीधा होगा, काल्पनिक चीज़ें सीधा होता है। ठीक है, तीसरा लिखते हैं, काल्पनिक चीज़ें हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बतलाइए, जब वस्तु को हम अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ, तो आप लोग कहिए कि फोकस पर प्राप्त हुआ। तो जब अनंत से कोई किरणें आ रही हैं तो बहुत दूर से आ रही हैं, जब बहुत दूर से आ रही है तो बहुत बड़ा होंगी, तो बहुत बड़ा होंगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, तो देखिए प्रतिबिंब एकदम छोटा प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है, छोटा, छोटा नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ से किरणें इतना बड़ा है और प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है, पॉइंट बराबर बन रहा है, तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि हम साफ साफ समझ गए इसमें कि जब अनंत से कोई किरणें जब आएगी तो इसका फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा तथा छोटा बनेगा। तथा क्या बनेगा बाबू, छोटा बनेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वाला आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और दूसरे के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए अब दूसरे को देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब दूसरा क्या है, अब दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दें कि छोड़ दें। चलिए यहाँ पर छोटा यानी कि पॉइंट बराबर बन रहा है तो बहुत छोटा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, बहुत छोटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि दिक्कत होगा बनाने में। इसको यहाँ पर लिख दे, नीचे में लिख देते हैं। पहला बनेगा कि यहाँ तो फोकस पर, पहला बनेगा फोकस पर। दूसरा कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और कैसा बनेगा, काल्पनिक चीज़ें हमेशा कैसा होता है, तो बाबू सीधा होता है और बहुत छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, क्योंकि पॉइंट बराबर बन रहा है तो बहुत छोटा ही बनेगा। चलिए यहाँ पर नीचे लिख दिए और इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज हम कर दिए। अब बनाते हैं दूसरे को। अब दूसरा कहता है कि जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रहे तब, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रहे तब, तो इस दर्पण में ध्रुव कहाँ होता है, तो पहले बना दिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बना दिए। इसमें ध्रुव कहाँ होता है, तो कहिएगा कि ध्रुव, यही ना ध्रुव है, ये ध्रुव है। और अनंत कहाँ होगा, तो अनंत उधर थोड़े होगा, उधर इसलिए नहीं होगा कि इधर तो आपका एफ होगा, इधर तो आपका सेंटर होगा, सेंटर ही ना होगा, और ये ध्रुव हो गया तो अनंत इधर होगा। तो जब कोई किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें अनंत से आपतित होती है, कहाँ से बाबू, अनंत से। देखिए इसको और नीचे बनाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें अनंत से आपतित होती है तो जैसे ही उदर्पण से टकराएगी, जैसे ही उदर्पण से क्या होगी, टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद जब परिवर्तन होगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। ये तो बात आप जानते हैं। तो हम टकराकर और इसको इधर गुजार दिए, इधर गुजार दिए। ठीक है, तो जैसे ही गुजारे तो आप कहिएगा कि
कि ये जो किरणें हैं वो फोकस पर आपतित होगी, ऐसा क्या है, प्रतीत हो रहा है। फोकस से आपतित होगी, इस तरह का प्रतीत हो रहा है। दूसरा हम कार्य देखें, दूसरा का हम देखें कि यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए हैं अनंत पर, ठीक है, यहाँ पर ए और दूसरा का हो रहा बी, यानी कि अनंत पर जब वस्तु को रखें, अनंत और ध्रुव के बीच रखें, ध्रुव और अनंत के बीच रखें, यानी कि अनंत अभी इधर दूर है, इसके बीच में रखें, इसके बीच में रखें, ठीक है। यहाँ पर जो रखे थे वो अनंत पर रखे थे, यहाँ पर अनंत से पता नहीं था कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये अनंत और ध्रुव के बीच में रखें, ठीक है। तो वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त कहाँ हुआ। तो पहला सीखे हम कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। तो फोकस यहाँ पर गुजर नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर पॉलिश है, तो यहाँ पर हम डॉट लाइन से प्रतीत कराएं कि यहाँ से गुजर रही है। दूसरा हम क्या सीखे कि जब भी कोई किरण केंद्र से होकर गुजरेगी तो केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी, लेकिन यहाँ से केंद्र पर मान लेते हैं कि गुजार दिए, वो तो ठीक है गुजार दिए, लेकिन गुजारने के बाद हमें तो नहीं लगता है कि इधर किरण आएगी। तो जब नहीं आएगी तो वहाँ पर भी हम डॉट लाइन से प्रतीत करेंगे कि आ रही है। क्या करेंगे बाबू, तो प्रतीत करेंगे कि ये किरणें आ रही हैं। तो यहाँ से देखिए प्रतीत करा रहे हैं, ठीक है, प्रतीत करा रहे हैं, यहाँ से किरणें को प्रतीत करा रहे हैं, यहाँ से किरणें को क्या कर रहे हैं, प्रतीत करा रहे हैं। यहाँ पर लिख लीजिए सी हो गया, ठीक है। यहाँ से किरणें को क्या कर रहे हैं, प्रतीत करा रहे हैं, यानी कि ये किरण आ रही है और जा रही है, लेकिन ये डॉट लाइन किए हैं इसलिए कि ये प्रतीत हो रही है कि केंद्र से होकर किरणें क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब क्या देखें कि जब जहाँ पर दो रेखाएं कटी वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कटा है, यानी कि एफ के थोड़ा इधर कटा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पी और एफ के बीच में कटा है। एफ पर तो नहीं कटा है, पी और एफ के कहाँ कटा है, बीच में कटा है। तो इसका स्थिति पहला लिखेंगे कि प्रतिबिंब किस तरह का बना है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है या काल्पनिक बना है, तो हम लिखेंगे कहाँ बना है, वास्तविक न बना है, कहेंगे वास्तविक कहाँ बना है, यहाँ से काल्पनिक न बना है, क्योंकि जब भी डॉट लाइन में बनेगा तो वास्तविक कहाँ सवाल बनता है, हमेशा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। जब भी डॉट लाइन में काल्पनिक चीज़ें हमेशा कैसा होता है बाबू, तो सीधा होता है। दूसरा का लिखेंगे, अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है कि वस्तु से छोटा बन रहा है। तो देखिए इसमें भी वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु यहाँ रखे, प्रतिबिंब यहाँ हमको प्राप्त होगा, यानी कि हम ए डैश बी डैश से डिनोट कर सकते हैं प्रतिबिंब को, ए डैश बी डैश से। तो यानी कि प्रतिबिंब हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो छोटा प्राप्त हुआ, छोटा प्राप्त हुआ। तीसरा लिख देते हैं, तीसरा क्या होता है, कहाँ पर प्राप्त हुआ, यानी कि प्रतिबिंब को वस्तु को रखे पी और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा पी और एफ के बीच, यानी कि कह सकते हैं कि ध्रुव तथा फोकस के बीच हमें क्या हुआ, ध्रुव और फोकस के बीच हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ठीक है। बातों को अच्छी तरह से समझिए। चलिए आप लोग एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। फिर एक बार रिकॉल कर देते हैं दोनों को। जब वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं तो देखिए इसके प्रधान अक्ष के हम बतलाएं कि प्रधान अक्ष के जब समानांतर कोई किरण जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन इसमें गुजर नहीं सकता है, तो हम डॉट लाइन किए हैं, बस इमेज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कल्पना कर रहे हैं। दूसरा भी आई तो उसने कल्पना किए और जहाँ पर दोनों किरणें कटी वहाँ पर प्रतिबिंब हम बना। तो जब अनंत से कोई किरण आ रही है तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा क्योंकि इस साइड बन रहा है, सीधा बनेगा क्योंकि काल्पनिक चीज़ें हमेशा सीधा होती हैं, और तीसरा बहुत छोटा बनेगा। देखिए पॉइंट बराबर बन रहा है तो एकदम बहुत छोटा हो गया। उसी तरह से दूसरा, जब वस्तु को हम बाबू अनंत के बीच, अनंत और क्या किसके बीच, ध्रुव के बीच रख रहे हैं, तो आपतित किरण आई, यानी कि ध्रुव के समान प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण आ रही है, और आने के बाद दर्पण से टकराई, और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन की, तो परावर्तन की तो जाहिर सा बात है कि ये फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा हम लोग जानते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण में भी हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति में देखे हैं कि जब कोई किरणें केंद्र से आएगी तो केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी। देखिए बाबू दूसरा किरण केंद्र पर आ रही है लेकिन इधर जाएगी नहीं, तो डॉट लाइन से डिनोट कर दिए हैं, यानी कि केंद्र पर गुजर गई, ठीक है। दोनों किरणें जहाँ कटी वहीं पर बतलाएं हैं कि वहीं पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब।
तो दोनों कट रहा है किसके किसके बीच, तो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। तो यहाँ पर प्रतिबिंब भी हमारा बन गया फोकस और ध्रुव के बीच। अब देखिए वस्तु को रखे इधर तो प्रतिबिंब बना इधर। एक चीज़ और लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना, किस साइड बना, तो आप लोग लिख सकते हैं दाएं ओर, दर्पण के दाएं ओर। अरे दर्पण के दाएं ओर ही ना प्रतिबिंब बना, ये तो बाएं हो गया, ये तो दाएं हो गया। इसमें भी आप लिख सकते हैं, पहला में भी लिख सकते हैं कि दर्पण के दाएं ओर, दर्पण के दाएं तरफ या दाएं ओर, ठीक है। तो समझ लिए कि काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक चीज़ें हमेशा सीधा होता है, देखिए सीधा या बनवा भी है, ठीक है। इसके बाद छोटा बनेगा, इससे छोटा बना, इसके बाद ध्रुव और फोकस के बीच बना, ध्रुव और फोकस के बीच बना, और दर्पण के दाएं ओर बना। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए होंगे, आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। और वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्त रिश्तेदार के पास सेंड करते रहिए, अपने ग्रुप यानी कि जो भी ग्रुप है आपके और आपके गांव घर यानी कि जो जितने भी दोस्त के ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि सभी को फ़ायदा है, अपने फ़ायदा को नहीं देखना है, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में यानी कि अगले टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो चिन्ह परिपाटी रहेगा, और इसके बाद बाबू का रहेगा तो दर्पण सूत्र रहेगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।